जी वेलकम बैक। और सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक बार फिर आपको वेलकम कहते हैं। एक अहम मसला है फरा, और वो मसला अभी तो है ही है, लेकिन ये मसला सर्दियों में बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और इसमें नॉर्दर्न या सदर्न की कोई कैद नहीं है, इसलिए कि जो सुई गैस हुकाम अगर हम कह लें, सुई नदरन का ये कहना है कि घरेलू सार्फिन को भी सिर्फ खाना पकाने के लिए गैस मिलेगी। और कराची में तो हम देख ही रहे हैं कि उसकी वजह से लोड शेडिंग भी हो रही है कि वहाँ पे गैस जो है वो नहीं मिल पा रही। कराची में गैस और बिजली की लोड शेडिंग की वजह से शहरी बहुत परेशान है। और ऊपर से सुई सदन कंपनी के तर्जुमान ने खदशा जाहिर किया कि सर्दियों में गैस का बहरान बेकाबू होने का खदशा है। ये क्या मसला है और इसमें क्या फर्दर जो है वो डेवलपमेंट है, इस हवाले से जानेंगे हम अपने रिपोर्टर से कराची में। अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा ये गैस की कमी का वज़ीर आज़म भी कह चुके हैं एक ऐलान, और ज़ाहिर तौर पर पूरे मुल्क के लिए है, लेकिन ख़ास तौर पे कराची में ये मसाइल जो हैं ये आपको क्या, इसकी वजूहात क्या हैं और इसके लिए क्या कोई इक़दामात दिखाई दे रहे हैं? जी फरा और हमज़ा, बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आपने बताया कि कराची के जो मसाइल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और एक के बाद दूसरा मसला जो है आए रोज़ पैदा होता जा रहा है। और आज अब हम देख रहे हैं कि गैस बहरान भी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, जिसकी वजह से न सिर्फ शहर कायद में लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो बढ़ चुका है, जबकि 90% से ज़ायद चलने वाले CNG स्टेशन जो गैस से चल रहे थे और जिस पर सारा का सारा ट्रांसपोर्ट का इन्हिसार था, वो भी ना होने की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शदीद मुतासिर हो चुकी है। सनती इलाकों में पैदावारी अमल वो शदीद मुतासिर हो रहा है, क्योंकि गैस ना होने की वजह से कई घंटे जो है सनती इलाकों में जो है पैदावारी अमल रुक जाता है, जिसकी वजह से दरामदी और बरामदी कंसाइनमेंट्स एक्सपोर्टर्स के लिए पूरा करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। SSGC की जानिब से ये खतरे की घंटी बजा दी गई है और बताया गया है कि तकरीबन 150 MMCFD गैस जो है इस वक्त शॉर्टफॉल है, और इसी वजह से तमाम तर जो यूज़र्स हैं उनको गैस फराहम करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। अव्वलीन तरजीहात की बुनियाद पर सिर्फ घरेलू सार्फिन को जो है गैस फराहमी जो है वो की जा रही है। अलबत्ता सनती इलाकों, CNG सेक्टर और दीगर जो इदारे हैं उनको गैस की जो फराहमी है वो शदीद मुतासिर हो रही है, और आने वाले दिनों में सर्दियों के दौरान ये शिद्दत मज़ीद बढ़ सकती है और शहरियों के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी का जो बाइस है वो बन सकता है। इस हवाले से एहतियाती तदाबीर के हवाले से क्या इक़दामात हुए हैं वो कुछ नजर नहीं आया अभी तक। मेरा ख्याल है हम तर्जुमा सदन शहबाज इस्लाम को भी साथ लेते हैं। शहबाज साहब, आपने सुना हमारे रिपोर्टर नुमाइंदा ने भी वही बातें बताई जो कि आपने खुद भी कहा हुआ है। ये मुतवक्को था क्या ये गैस बहरान, और इसके लिए कोई पहले से प्रीएम्प्टिव मेजर्स लिए गए थे, कोई इक़दामात उठाए गए थे, या ये अचानक ये शॉर्टफॉल जो है ये पैदा हुआ है और अब इसके लिए कोई हिकमत अमली भी तैयार की जा रही है? देखिए, आपके थ्रू मैं अपने कंज्यूमर्स को ये बता देना, क्लियर करना ज़रूर समझता हूँ कि ये समझ लिया जाए कि सबसे पहले कि ये सुई सदन गैस कंपनी इज़ ए ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। सप्लाई जो काम है वो एक्चुअली सप्लाई ऑफ गैस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एक्सप्लोरेशन कंपनीज। हमें गैस जितनी मिलती है वो हम सप्लाई करते हैं टू आवर कस्टमर्स। सो अगर गैस पीछे से सप्लायर्स हमें कम देंगे तो फिर लामहल्ला में प्रॉब्लम्स आएगी। नाउ इस वक्त जो आपका पहला सवाल है जिसमें आपने ये कहा कि ये कोई शिद्दत इख्तियार क्यों कर गई, ये दो वजह हैं। एक वजह ये है कि कुछ गैस फील्ड से हमें गैस कम आ रही है ड्यू टू शट डाउन और ड्यू टू उनके टेक्निकल रीजंस की वजह से। दूसरा, ईयर टू ईयर जो डिप्लीशन है गैस फील्ड का वो भी है। सो ये कॉम्बिनेशन ऑफ द टू है, और अब हम ये समझते हैं कि हालात बेहतर हो जाएंगे जैसे ही गैस फील्ड में वो इश्यूज़, जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं वो सॉल्व होंगे तो गैस की तस्हील बेहतर हो जाएगी। लेकिन इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू कि कुछ गैस फील्ड डिप्लीट भी हो रही हैं और कुछ टेक्निकल इश्यूज़ भी हैं। ये जो आपके नुमाइंदे ने कहा कि गैस नहीं मिल रही है कुछ सेक्टर्स में, आप ये समझिएगा कि जब हमारे पास गैस की शॉर्टेज होती है तो हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक गैस लोड मैनेजमेंट प्लान दिया हुआ है, और ये गैस लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत हमें सबसे पहले हमारा डोमेस्टिक कस्टमर्स, कमर्शियल कस्टमर्स एंड देन IPPs एंड देन CNG इज़ द लीस्ट प्रेफर्ड सेक्टर। तो जब भी और ये लोड मैनेजमेंट प्लान हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिया हुआ है, वी हैव टू फॉलो दैट लोड मैनेजमेंट प्लान।
सो जैसे ही आपके पास गैस की शॉर्टेज आती है, हम इसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। हम आज भी सीएनजी सेक्टर बंद नहीं किया हुआ है, हमने उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोड शेडिंग नहीं करते, हम लोड मैनेजमेंट करते हैं। आप ये आपके जो नुमाइंदे उसने कहा, उन्होंने कहा मैनेजमेंट कैसे हो सकती है कि आपके पास तलब ज़्यादा है लेकिन आपके पास गैस कम है, तो ये मैनेजमेंट कैसे होगी? कुछ इलाकों में तो बंद करनी पड़ेगी तो मैनेजमेंट होगी, ये कैसे मैनेजमेंट होगी? थोड़ा सा क्लियर करते हैं। देखिए, इसीलिए आप देखते हैं कि सीएनजी सेक्टर जहां हफ्ते में 2 दिन या 1 दिन बंद हो रहा था, वो अब ऑल्टरनेट डे पे बंद होने लगा है। इंडस्ट्री में हम उसको कुछ इंडस्ट्री में हम गैस हॉलीडे करते हैं, तो वहां से गैस बचाते हैं हम। जो इशू आप कह रहे हैं कि, लेकिन ये भी ये देखिएगा कि इन हालात में हम के इलेक्ट्रिक जैसी कंपनी को में हमने गैस की कोई ख़ास कमी नहीं की है। मतलब हम 190 MMCFD नॉर्मल टाइम में देते थे, हम उनको आज भी 170 MMCFD दे रहे हैं। एंड रीज़न बीइंग कि हमें अंदाज़ा है कि शहरी से हमारी वो अब करें तो हम उस पर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारी, देखिए ये समझिएगा कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूल है। हमें लोगों के घर के चूल्हों की भी फिक्र है, दूसरी तरफ हमें ये भी फिक्र है कि अगर हम गैस कम कर देंगे तो बिजली नहीं आएगी और इस गर्मी में हमारे जो कराची के शहरी हैं वो सफ़र करेंगे। लेकिन शिराज साहब, ये तो पहले ही इल्म होगा ना कि सप्लाई कितनी, डिमांड कितनी है, और अब उसके बावजूद सप्लाई जो है वो नहीं उतनी थी। अब मुझे बताइएगा, आगे सर्दियों में, सरमा में ज़्यादा इजाफा होगा, गैस की तलब में भी ज़्यादा इजाफा होगा, तो उस वक्त क्या बहरान और भी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करेगा? क्या इस बारे में बताना चाहेंगे आप सार्फिन को कि कितनी गैस मिलेगी, कब कब मिलेगी, ये कोई स्केड्यूल दिया जाएगा और कितना शॉर्टफॉल जो है वो मुतवक्को है? देखिए, एज ऑफ टुडे हम अगर यही रहे, सो वी आर एक्सपेक्टिंग 300 MMCFD शॉर्टेज इन विंटर्स। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि हम गवर्नमेंट, जो एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं, वो सब मिलके इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर लेवल तक जाके इस पे कल हाई लेवल, मतलब प्राइम मिनिस्टर लेवल की जाके मीटिंग कल हुई है। एंड वी आर एक्चुअली वर्किंग ऑन अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, बिकॉज ये अगर 300 MMCFD की गैस का प्रॉब्लम होगा तो यकीनन हर जगह प्रॉब्लम होगी। उसमें थोड़ा सा एडवांटेज ये ज़रूर हो जाता है सर्दियों में। इस सोल्यूशन के लिए आप लोग क्या तजवीज़ करते हैं कि किस तरह मसाइल का हल हो सकता है कि आप मैनेजमेंट भी बेहतर कर सके सर्दियों में? आपकी तजवीज़ क्या है? देखिए, फौरी इलाज तो इसका RLNG है कि RLNG की कंजम्पशन बढ़े थोड़ी सी यहाँ पे। लेकिन अगेन अभी मैं आपको, चूँकि ये अभी एक डिस्कशंस हो रही हैं, तो इन डिटेल पे मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन इस वक्त फौरी हल इस वक्त इज़ RLNG। ठीक है। अच्छा, मुझे ये भी बता दीजिएगा कि ये फायर फाइटिंग तो चल ही रही है हमारी मुसलसल, तो प्री एम्प्टिव, आप जैसे अगर एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, तो पहले से अंदाज़ा तखमीना क्यों नहीं लगाया जा सकता कि इतनी सप्लाई डिमांड है और इतना जो है वो सप्लाई हमें चाहिए, और अगर वो नहीं हो रही तो पहले से उसके बारे में कोई मंसूबा साजी की जाए, बजाय इसके कि वज़ीर आज़म ये कहें कि गैस का बहुत बड़ा बहरान आने वाला है। वो हमें ये बताएं कि गैस के बहरान को कैसे डील किया जा रहा है। देखिए, ये मेरा एरिया नहीं है जो आप सवाल कर रही हैं, क्योंकि सप्लाई इज़ नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन हैविंग सेड दिस, देखिए, हम अपनी जो डिमांड होती है, कंस्ट्रेंट डिमांड, वो बता देते हैं। लेकिन इस वक्त जो शॉर्टेज हुई है, मैंने आपको बताया कि इसमें कोई 60 MMCFD गैस तो सिर्फ इस वजह से शॉर्टेज हुई है क्योंकि ये एक टेम्प्रेरी फेज़ है। कोई प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई हैं, जो कि इंशाल्लाह हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 2-4 दिन में सही हो जाएंगी। तो दिस इज, और ये कोई भी बिजनेस में आपको शुक्रिया आपका। आप मौजूद थे, सुई सदन के तर्जुमान थे। फरा लुब्बे लुबाब यही है कि मैनेजमेंट कर रहे हैं लेकिन गैस की शॉर्टेज है और आवाम को फ़िलहाल जो है इस मुश्किल को
अपने ऊपर लेना होगा। अच्छा, इसमें लेकिन थोड़ा सा एक चीज़ हमारी जिम्मेदारी भी है, वो ये है कि हम इसराफ से काम ना लें। हम बहुत ज़्यादा चीज़ों के अंदर, मतलब अब सिर्फ इसलिए नहीं कि लोड शेडिंग होनी है, इस सोच के साथ बिजली भी बचाएं, इस सोच के साथ गैस भी बचाएं कि और बहुत सारी जगहों पे उसका इस्तेमाल ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। अपने अप्लाइंसेस को चेक करें, हर वक्त जो गीज़र चलता रहता है, हर वक्त जो हीटर चलता रहता है, कुछ उसका ऑल्टरनेट प्लान करें। कैसे आपने अपने घरों को महफूज भी रखना है, गर्म भी रखना है, खाना भी बनाना है। लग्जरी में फ़र्क करना सीख जाएं कि ये हमारी ज़रूरत है और ये लग्जरी है, इसको एज अ ज़रूरत इस्तेमाल। जो हम बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़ाया करते हैं ना, मेरा ख्याल है कि मुसलसल आने वाले बहरान हमसे भी इंडिविजुअली भी तकाजा कर रहे हैं कि गवर्नमेंट तो करे सो करे, लेकिन हम लोग इनफरादी तौर पर भी अपना किरदार अदा करें कि हम भी बचत करें, हम भी चीज़ों में इसराफ से ना काम लें। मूविंग फॉरवर्ड आपको बताएंगे अच्छी खबर। अच्छा, अच्छी खबर, ठीक है, कि पाकिस्तान ने कोरोना वायरस के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। पाकिस्तानियों के लिए ये अच्छी खबर है कि मुल्क में कोरोना वैक्सीन के तीसरे मरहले के क्लिनिकल ट्रायल का आगाज़ हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत और कोविड-19 के फोकल पर्सन डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि पाकिस्तान उन गिने चुने ममालिक में शामिल हो चुका है जहां कोरोना वायरस के इलाज के लिए वैक्सीन के ट्रायल का आगाज़ हो चुका है। और इस हवाले से हम बातचीत करेंगे डॉक्टर अताउर रहमान से, जो कि हमें बताएं कि मज़ीद तफसीलात। डॉक्टर, क्लिनिकल ट्रायल जो है इसका आगाज़ हो चुका है, तीसरे मरहले का क्लिनिकल ट्रायल। तो पहले तो ये तीसरे मरहले के क्लिनिक, जिसके 2 मराहिल जो है पहले चाइना में हो चुके हैं, इसके बारे में हमें बताइएगा कि कितना खुशाइंद और हौसला अफजा, और कब तक हम उम्मीद रखें कुछ अब तक के पहले 2 मरहलों के नताइज कुछ खुशाइंद हैं, कोई तीसरा मरहला जो है ये कब तक हम देखेंगे कि मुनत्तज होगा किसी वैक्सीन की तैयारी की सूरत में? ये बहुत अच्छी न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इस वक्त ये 2 बड़ी कंपनियां हैं जो पाकिस्तान में क्लिनिकल ट्रायल्स शुरू करने जा रही हैं। चाइना की एक जो है वो कराची यूनिवर्सिटी के साथ, जो एक यहाँ का सबसे बड़ा रिसर्च का इदारा है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस, उसके साथ शुरू करने जा रही है। और एक और कंपनी जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद के साथ शुरू करने जा रहे हैं। तो ये बहुत फ़ायदा होगा इससे पाकिस्तान को, क्योंकि ये जब वैक्सीन जब मार्केट में आएंगी तो पाकिस्तान को प्रेफरेंशियली ख़ास तौर पे ज़्यादा आसानी से मिलेंगी, क्योंकि जैसे आप जानते हैं दुनिया में इस वक्त रेस लगी हुई है और बहुत से ममालिक जैसे अमेरिका जो है वो बड़े बड़े ऑर्डर दे के काबू करने की कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीन की सप्लाई को कंट्रोल कर लें। और बहुत से ममालिक परेशान भी हैं कि वैक्सीन आती भी हैं तो हमें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो इस वजह से ये बहुत अहम है कि हम चाइना के साथ करीबी ताउन करें, और फिर जब वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल मुकम्मल हो तो हमें ख़ास तौर पे ये वैक्सीन जो है मुनासिब दामों में सप्लाई की जाए। ट्रायल के बाद अगला मरहला क्या होगा वो ज़रा बता दीजिएगा। वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल जब मुकम्मल हो जाते हैं तो फिर बहुत एहतियात से देखा जाता है कि कोई इसका कोई असरात तो नहीं है, क्योंकि वैक्सीन जो है वो सब कामयाब नहीं होती। कुछ वैक्सीन जो हैं ख़तरनाक भी हो सकती हैं, क्योंकि ये जो है जितनी वैक्सीन्स हैं ये सेहतमंद अफराद को दी जाती हैं, और सेहतमंद अफराद को कोरोना वायरस की वैक्सीन देने से अगर वो पूरी तरीके से उसको ठोक बजा के नहीं देख लिया गया हो कि ये वैक्सीन जो है ये इसमें कोई ख़तरा नहीं है, तो उससे उल्टी बीमारी भी पैदा हो सकती है। तो इस वजह से ये फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं। उनके रिज़ल्ट्स को बहुत एहतियात से एग्ज़ामिन किया जाता है, और फिर जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं जिस मुल्क में बनाई गई है, चाइना में, अमेरिका में, जर्मनी में, जहाँ भी, तो वो जब उसको अप्रूव कर लेती हैं तो फिर दूसरे ममालिक में फिर ये इसकी इजाज़त दी जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये सारे सेफ गार्ड्स हों, वरना ख़तरा भी होता है। वैक्सीन ऐसी जिसके पूरी तरीके से उसके सेफ्टी फ़ीचर्स को नहीं देखा गया हो और क्लिनिकल ट्रायल्स पूरे नहीं गए हों, तो उससे ख़तरा भी पैदा हो सकता है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, आप टास्क फोर्स के सरबराह भी हैं और आपने NIH का जिक्र किया। NIH की बेसिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उसमें वैक्सीन बनाना भी था, लेकिन बदकिस्मती से कुत्ते के काटने की वैक्सीन हो या सांप की काटने की वैक्सीन हमें दस्तयाब नहीं होती, उस तरह से मिल नहीं पा रही होती। एलर्जी वैक्सीन जो हैं वहाँ तक ही सिर्फ महदूद है काम। तो कोई ऐसा इदारा हमारे पास है जो आलमी सतह की रिसर्च कर सके और पाकिस्तान जो है उसका भी कोई किरदार और रोल इसमें हो सके? हम कहाँ खड़े हैं इस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में? पाकिस्तान में एक इदारा है जो कराची यूनिवर्सिटी में जमीलुर रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च, जिसमें लेटेस्ट इक्विपमेंट लगी हुई है, और इसमें इसकी साख्त जो है जो वायरस की वो मालूम हो सकती है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है, ये वाहिद फैसिलिटी है जहाँ लेटेस्ट सीक्वेंसिंग
फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। इसके अलावा कराची यूनिवर्सिटी में ही पाकिस्तान का पहला नेशनल सेंटर फॉर वायरोलॉजी जो है वो कायम हुआ है। वो इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर है। पंजवानी सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर मेडिसिन का हिस्सा है और इसके अंदर जो लेटेस्ट वायरस की रिसर्च है वो भी हो रही है। साथ साथ जो हमारे टास्क फोर्स ने बहुत से काम किए हैं उसमें इसके स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के अलावा वेंटिलेटर्स का मैन्युफैक्चर वो भी पाकिस्तान में अब शुरू हो गया है। जो टेस्टिंग है उसकी फैसिलिटीज़ को बढ़ाना, तो लाहौर में पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को इक्विपमेंट दी गई, उनकी कैपेसिटी बढ़ाई गई। इसी तरह कराची यूनिवर्सिटी में एक लेबॉरेटरी कायम की गई है जिसमें लेटेस्ट फैसिलिटीज़ हैं, बायो सेफ्टी लेवल 3 फैसिलिटीज़, इसकी टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ हैं और भी बहुत सारे मुल्क में काम किए गए हैं इसी तरीके से। इसी तरह अब क्लिनिकल ट्रायल्स बहुत सारे किए जा रहे हैं मुख्तलिफ ड्रग्स पे हमारे टास्क फोर्स के तहत ही, जिसके तहत देखा जा रहा है कि कौन से ड्रग्स कामयाब होते हैं या नहीं। तो पिछले 2-3 महीने में बहुत तेज़ी से काम हुआ है और ख़ास तौर पे जो पॉलिसीज़ हम देते रहे हैं हुकूमत को, जिसको फॉलो किया गया है और वो पॉलिसीज़ बहुत कामयाब रही हैं, जिसमें शुरू में लॉकडाउन था, बाद में स्मार्ट लॉकडाउन के लिए जो हम एडवोकेट करते रहे हैं। और पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ जो है तहकीक के मामले में, मरहले में, रिसर्च के मामले में कितना हेल्प कर सकती हैं? आप HEC के चेयरमैन भी रहे, क्या हुकूमत को इकदाम उठाने की ज़रूरत है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ इतनी अच्छी रिसर्च करें कि पाकिस्तान को फ़ायदा हो? मेरे ख्याल से हमें सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए कि बैनुल अक़वामी मायार के ऊपर हमारी सारी यूनिवर्सिटीज़ आएँ। अभी हाल में पिछले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर ने इफ्तिताह किया है पाकिस्तान ऑस्ट्रियन यूनिवर्सिटी जो हमने कायम की है। ये हरीपुर हज़ारा में है और इसमें 8 बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटीज़ शरीक हैं, कोलैबोरेट कर रही हैं और जिसमें से 5 चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ हैं और 3 ऑस्ट्रिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ये मुल्क की पहली टॉप क्लास यूनिवर्सिटी होगी जिसमें बेहतरीन मायार होगा और जिसमें बाहर के इम्तिहान होंगे और बाहरी की डिग्रीज़ भी दी जाएंगी पाकिस्तानी डिग्रीज़ के अलावा। तो इस तरह का पूरा जाल फैलना चाहिए पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ का। कुछ हमारे पास अच्छे सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हैं, इनको मजबूत करना चाहिए। और जो प्रोग्राम मैंने शुरू किया था HEC के तहत, जिसके तहत कोई 11,000 स्टूडेंट्स को बाहर PhD के लिए भेजा था और फैकल्टी मजबूत की जा रही थी, वो और बहुत से दूसरे प्रोग्राम जो हैं जो मेरे जाने के बाद ख़त्म हो गए थे, उनको दोबारा बहाल करने की ज़रूरत है ताकि हम वो सफ़र जारी रखें जो हमने शुरू किया था आला तालीम को मजबूत करने का, और जिसके नतीजे में आज हिंदुस्तान से पाकिस्तान कहीं आगे बढ़ गया है। 30% हम आगे हैं अब आला पब्लिकेशंस की बैनुल अक़वामी जर्नल्स में पर कैपिटा बेसिस पर। सन 2001 में हम 400 पीछे थे और अब हम तकरीबन 30% हिंदुस्तान से आगे बढ़। ठीक हो गया। रिसर्च एक अच्छी बात है जो कि उन्होंने बताई और अल्लाह करे कि ये सफ़र इसी तरह से जारी रहे। लेकिन कुछ बातें जो मुल्की सियासत का भी करेंगे। अपोजिशन की APC, उससे सियासी टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई हो गया। कल एक बहुत मुलाकात हुई है अहम जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान हुई, जिसमें मजमूई सूरत हाल पर बात की गई। नैब का एक नोटिस जो है वो भी मौसूल हुआ है मौलाना साहब को। उस पर जो एक इंटरेस्टिंग या कहना चाहिए अहम बयान है वो ये है कि नैब ने अगर बुलाया तो फिर मौलाना फजल रहमान अकेले नहीं जाएंगे, 400 लोग जो हैं वो उनके साथ जाएंगे। वो बड़ा एक रद्द-ए-अमल सामने आया। मौलाना साहब लग गुस्से में रहे थे, बात मुस्कुरा के कर रहे थे, वो क्या मामला थे, और फिर बात वही हुई नैब और हुकूमत का जो गठजोड़ है, अपोजिशन ने फिर से वही बात की। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम के हाफिज हमदुल्ला हमारे साथ हैं, उनसे बताइएगा कि ये किन अहम मुलाकात के ऊपर, इशूज़ के ऊपर ये मुलाकात हुई? क्या अदम एक दूसरे के साथ इख्तलाफात थे? वो जो तकरीर ना सुनवाना और मौलाना के जो शिकवे थे, क्या वो गुफ्तगू का मरकज़ थे, या फिर एक्शन प्लान के ऊपर, या उनकी इस तजवीज़ को ना मानना कि इस्तीफ़े दिए जाए? एक्चुअली गुफ्तगू किस बारे में थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपको ये मालूम है कि 20 सितंबर को APC हुई जी। वो एलामिया भी आपके सामने, जो कि एक मुअस्सर एलामिया है और काफ़ी 2 साल से इंतज़ार में था। जमीयत उलमा इस्लाम इंतज़ार में थी और पूरी कौम इंतज़ार में थी कि तमाम अपोजिशन की जितनी भी जमातें हैं, बिलखुसूस 2 बड़ी जमातें, वो कब आके एक प्लेटफार्म पर दीगर अपोजिशन जमातों से बैठ के एक सिमत मुतय्यन करें मौजूदा कठपुतली हुकूमत के ख़िलाफ़। लेकिन बदकिस्मती से 2 साल गुजर गए, इसमें
कि अपोजिशन की सफ़ों में इंतशार, अफरा तफरी, बिलखुसूस दो जमातें कभी आगे कभी पीछे, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत 20 सितंबर को कौम का जो इंतज़ार था और ज़रूरी था इस हुकूमत के ख़िलाफ़ तारीख चलाना, तो APC की सूरत में तमाम अपोजिशन जमातें, तमाम अपोजिशन जमातों की लीडरशिप, बिलखुसूस आसिफ अली जरदारी साहब और जनाब मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से APC में शरीक हुए। 20-26 नुकात पर मुश्तमिल एक एलामिया करारदादों की सूरत में 5 नुकात पर मुश्तमिल एक एक्शन प्लान सामने ठीक है हाफिज साहब, ये सब तो इस कुछ तो सिलसिले हो में गया, APC का मामला तो कुछ हो गया, लेकिन क्या अब नून लीग और पीपल्स पार्टी पे आप लोगों को एतमाद है? जो कल की मुलाकात हुई, क्या वो एतमाद को बहाल करने की बात हो रही थी, कोई बहाना हो रहा था? क्योंकि APC के बाद भी कुछ पर्चियाँ बदल गई, कोई तकरीर का मामला था, कुछ इख्तलाफात नज़र आ रहे थे। नहीं, वो तो मेरे ख्याल में मौलाना साहब की जो स्पीच ऑन एयर नहीं था, वो तो मौलाना साहब ने उसी वक्त ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस अपने स्पीच की गुफ्तगू की दौरानिए में ये शकवा किया कि क्या वजह है कि मेरी स्पीच और मेरी गुफ्तगू ऑन एयर नहीं है। तो वहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और उनकी पार्टी के और मुस्लिम लीग नून के जो APC के मुंतज़मीन थे, जिसका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से थी, उन्होंने अपना जवाब दे दिया, लेकिन जो जवाब उन्होंने दिया उससे तो मौलाना मुतमईन नहीं हुआ वहाँ। अच्छा। लेकिन ये इतना मसला नहीं है कि इसकी वजह से पूरी APC को और APC के एलामिये को और APC की करारदादों को सबूताश किया जाए, क्योंकि मौलाना साहब ने एलामिया खुद पढ़ के सुनाया, आपको याद होगा। हाफिज साहब, तो आप जो कह रहे तो समझ में आ रहा है, लेकिन आसिफ जरदारी साहब ने कहा था कि मैं जाऊंगा जेल तो मौलाना मुझसे मिलने आए, लेकिन यहाँ पे तो मामला ये हो गया कि नैब का नोटिस मौलाना को वसूल हो गया है, जिसमें उन्होंने आमदन से ज़ायद 700 रुपये उन्हें तलब किया। इस नोटिस को APC के तनाजुर में आप क्या देखते हैं? क्या इसका मतलब यह है कि मौलाना फजल रहमान के लिए भी मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं, और फिर इस पर रिएक्शन क्या होगा जमीयत उलमा इस्लाम का? कैसे आप लोग 400 लोग लेके जाएंगे, क्या सोचा है? देखिए, मैंने ये बार बार पिछली तकरीबन जब से ये हुकूमत आई है, और इस हुकूमत का शिवा यही है, क्योंकि इमरान खान बज़ात ख़ुद परवेज़ मुशर्रफ की बाक़ियात में से, जब परवेज़ मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर 1999 का कू किया, इमरान खान सबसे पहला आदमी था जिन्होंने इस कू की हिमायत की, और परवेज़ मुशर्रफ की रेफरेंडम में उन्होंने बढ़ चढ़ कर परवेज़ मुशर्रफ को 5 साल के लिए सदर बनाने एज ए डिक्टेटर उन्होंने किरदार अदा किया। लिहाजा ये उस डिक्टेटर के बाक़ियात में से है। जब APC हुई, एक मुअस्सर आवाज़ APC की मौलाना फजल रहमान साहब है, और पूरी अपोजिशन की जमातों को, बिलखुसूस बड़ी जमातों को इकट्ठा करने में मौलाना का बहुत बड़ा मुअस्सर रोल और किरदार है। और कल जो एलामिया सामने आया, एक जामिया कंप्रहेंसिव एलामिया सामने आया, इसमें मौलाना साहब का बहुत बड़ा रोल है। और नेब आपको पता है, जो भी आवाज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ उठेगी, मुअस्सर आवाज़, उसको वो बंद करने की कोशिश करते हैं। मीडिया पर, मीडिया एंकर पर्सन पर, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कितनी कदगने आपके सामने है ये सारी चीज़ें। तो लिहाजा ये उस सिलसिले की एक कड़ी है कि मौलाना को वो नेब के ज़रिए दबाने की कोशिश करते हैं। अगर वाकई मौलाना के ख़िलाफ़ नेब एक्टिव हुआ है, अभी तक तो नोटिस नहीं मिला है, लेकिन अगर वाकई इसी तरह है तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि APC की रद्द अमल में नेब हरकत में आई और मौलाना के ख़िलाफ़ वो मौलाना इस्तेमाल हो रही है। और मौलाना को मियां नवाज शरीफ की तकरीर हो मीडिया ने दिखाई, आसिफ अली जरदारी साहब की तकरीर हो मीडिया ने दिखाई, मौलाना साहब की तकरीर अपोजिशन ने ही नहीं दिखाई। अगर वो दिखाई जाती तो वो भी मीडिया दिखा देता। खैर, ये बताइए कि आपके पास हिकमत अमली है क्या? सिर्फ अलामती जलसे निकाले जाएंगे, आएंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, फिर चले जाएंगे? हिकमत अमली क्या है? इस हुकूमत को आप घर भेजना चाहते हैं, भेजेंगे कैसे? देखिए, आप ख़ुद देखिए कि करारदादों में क्या है। वो तमाम सिमत APC की पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से जो एक अलायंस बनी है, उसकी तमाम नुकात आपके सामने, वो सिमत है, मुतय्यन है, वो तरजीहात है। अब कैसे आगे बढ़ना है, उसके लिए हिकमत अमली क्या होगी? 23 सितंबर को रहबर कमेटी का इजलास बुलाया गया है, फिर वो शक्ल देगी। इसमें जुलूस भी होंगे, जलसे भी होंगे,
इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन होंगे, यहाँ तक कि इस्तीफ़ों का ऑप्शन भी उसमें शामिल है। बिल्कुल सही, लेकिन हाफिज़ साहब, मौलाना साहब तो बताइएगा इस बारे में कि पहले दिन से ही कहते चले आ रहे हैं कि असेंबलियों में हलफ ना उठाएं, पहले वो बात नहीं मानी गई, फिर उनका एक ही ऑप्शन रहा कि इस्तीफ़े दें। आपको लगता है कि इस्तीफ़े देंगे मुस्लिम लीग नून और ख़ासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिनका बहुत बड़ा स्टेक है, उनके पास सिंध की हुकूमत है, वो नहीं इस्तीफ़े देना चाहते, तो क्या ये जलसे तक तो वो हमेशा मान जाते हैं? और आप इस्लामाबाद में भी गए थे तो वहाँ पर भी आपने देखा जलसे में स्टेज पर तो आ गए थे वो एक दिन के लिए सब लोग, तो क्या वहाँ तक ही आप हुकूमत को टफ टाइम देंगे या इस्तीफे भी देंगे? देखिए, तो आप खुद देखिए करारदादों में 26 नुकात में इसमें इस्तीफ़ों का ऑप्शन शामिल है कि ऐसा वक्त ज़रूर आएगा कि ये अपोजिशन जमातें ये पत्ता भी इस्तेमाल करेगी, ये ऑप्शन भी इस्तेमाल करेगी हुकूमत के ख़िलाफ़, क्योंकि ये हुकूमत, मौजूदा हुकूमत हम मुल्क के लिए, मुल्क की मईशत के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए और 21 करोड़ की आवाम की रोज़गार के लिए, उनके कारोबार के लिए एक नासूर समझते हैं। आपकी मकबूजा कश्मीर कहाँ खड़ी है, उनके साथ क्या हुआ, और दोस्त ममालिक बिलखुसूस सऊदी अरब आपसे नाराज़ है, दीगर बहुत से ऐसे मसाइल ख़ारिजा वाले से भी। आपकी अमन व अमान आप देखें कि मोटरवे पे एक मुअज़्ज़ज़ खातून के साथ क्या हुआ, और उसमें हुकूमत का रवैया, उसमें एक ऑफ़िसर का रवैया भी आपके सामने है। तो ये तमाम चीज़ें सामने रख कर मेरे ख़्याल में इस हुकूमत से छुटकारा करना लाजमी है, लेकिन इसके लिए हमने आहिस्ता ठीक है, लायमल है, इस्तीफ़ों का ऑप्शन मौजूद है, जब वक्त आएगा उस वक्त इस्तीफ़े भी दिए जाएंगे। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब आपका। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और